हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, आज हम ये बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश है और 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश और है, यानी मेरे पास दो आवेश हैं और दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूं, समान परिमाण। अब ये मान लीजिए ऋणात्मक प्रकृति का है और ये मान लीजिए कैसा है, धनात्मक प्रकृति का है। यानी मेरे पास दो आवेश हैं, दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन उनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है, विपरीत प्रकृति। अब मान लीजिए ये परस्पर बहुत अल्प दूरी पर स्थित है, इनकी जो बीच की दूरी है वो बहुत कम है। तो ऐसे आवेशों का जो युग्म है, जो निकाय है या जोड़ा है, वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। तो हम इसकी परिभाषा देखिए क्या लिख सकते हैं, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों तो आवेशों का ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस परिभाषा को मैंने ऊपर लिख भी रखा है कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों का ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब मैं इसे अंकों में मान तो इसका ले नहीं सकता, तो इसका डायग्राम कैसे करेंगे, आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। तो देखिए ये आवेश है तो ये मैंने क्यू ले लिया, ये भी आवेश का परिमाण है तो मैंने क्यू ले लिया, ये ऋणात्मक है और ये कैसा है, धनात्मक। दोनों को मैंने यहां पे ले लिया। इनके दोनों की बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, तो मैं इनके दोनों की बीच की दूरी मान लेता हूं 2a। क्या मान लेता हूं, 2a। कुछ लोग टीचर्स 2l मान सकते हैं, l मान लेते हैं, a मान लेते हैं, लेकिन 2a जो दूरी है वो दोनों के बीच लेने की वजह से थोड़ी आसानी रहेगी। तो मान लीजिए ये इन दोनों का मध्य बिंदु है O, तो ये आधा आधा लेने में आसानी रहेगी। जैसे यहां से यहां तक का A हो जाएगा और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के ये जो दोनों आवेश हैं, इन आवेशों को जो ये रेखा मिलाती है उसे कहते हैं द्विध्रुव अक्ष। क्या कहते हैं इसे, द्विध्रुव अक्ष। यानी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। ठीक है। अब देखिए ये विद्युत द्विध्रुव जो है इसका ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से और द्विध्रुव अक्ष के लंबवत हम एक रेखा खींचते हैं। ये जो रेखा आपने खींची है कैसे है, द्विध्रुव अक्ष के कैसे है, लंबवत है। और कहां से गुजर रही है ये, द्विध्रुव के केंद्र से। तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं द्विध्रुव निरक्ष। क्या कहते हैं, द्विध्रुव निरक्ष। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स,
मान लीजिए बोर्ड में पूछ लिया जाए कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आपसे क्या पूछ लिया जाए कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसा विद्युत द्विध्रुव जिसके लिए आवेश का मान क्या होता है, उच्च, और आवेशों की जो बीच की दूरी है वो बहुत कम होती है। कैसी होती है? अत्यंत अल्प। यानी विद्युत द्विध्रुव के आवेश का मान तो क्या हो, उच्च हो, और आवेशों की जो मध्य की दूरी है वो बहुत कम हो, तो ऐसे विद्युत द्विध्रुव को आप क्या कहेंगे? आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? आदर्श विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए कैसे लिख देंगे, वह विद्युत द्विध्रुव जिसके लिए आवेश का मान उच्च तथा आवेशों के मध्य की दूरी अत्यंत अल्प हो, तो वह आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी विद्युत जो द्विध्रुव है उसका आघूर्ण क्या होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए क्या होगा हमारे पास, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण ले लेंगे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों का परिमाण तो क्या होता है, समान ही होता है। तो हमने ये एक आवेश का परिमाण ले लिया और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो ले लेंगे। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले ली। अब इन दोनों का कर देंगे गुणा। तो गुणा करने के बाद में क्या आएगा, दोनों का गुणनफल आ जाएगा। तो ये किस किस का गुणनफल आ गया, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल आ गया। और यही गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी हम कैसे लिख सकते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, यानी यहां पर हमारे पास क्या है, ये दिख रहा होगा, और ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे P वेक्टर से दर्शाते हैं। तो क्या लिखेंगे, P वेक्टर बराबर में
Q2a वेक्टर, यानी ये जो दूरी है वो 2a वेक्टर सदिश राशि यहां पर ली है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने द्विध्रुव आघूर्ण को p वेक्टर से दर्शाया है और उस पर मैंने क्या लगाया है, वेक्टर लगाया है, यानी सदिश राशि है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q आवेश से लेकर के कहां तक, +q आवेश की ओर। दिशा क्या होगी इसकी दिशा, -q आवेश से +q आवेश की ओर। तो -q आवेश से +q आवेश की ओर इसकी दिशा होगी। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसकी परिभाषा है। अब आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए, इसका मात्रक पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए स्टूडेंट, इसका मात्रक आपसे पूछ लिया जाए, तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, इसका SI मात्रक, SI मात्रक, तो देखिए ये क्या है, आवेश Q, आवेश का मात्रक कूलाम। 2a क्या है, 2a दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या लेंगे, मीटर। तो इसका SI मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर, या इसका मात्रक क्या होता है, dY, क्या होता है, dY। और यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक dY बराबर मान पूछा जाए तो लिखेंगे 3.3 गुणा 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर, ये इसका SI मात्रक हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए इसका CGS मात्रक पूछा जाए, क्या पूछा जाए, CGS मात्रक, तो देखिए कूलाम की जगह क्या आ जाएगा, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम इंटू मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और मात्रक के साथ साथ में और दिशा के साथ साथ में अगर इसकी विमा भी पूछ ली जाए तो विमा क्या लिखेंगे, देखिए विमा। तो P वेक्टर की विमा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवेश की विमा और दूरी की विमा दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए आवेश की विमा क्या है, A1T1, और दूरी की विमा क्या है, L1। तो ये टोटल क्या हो जाएगी, M0 L1 T1 और A1। ये हमारे पास है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी ये विमा, ये परिभाषा हो गई, ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसकी विमा हो गई, ये इसकी दिशा हो गई, ये इसका SI मात्रक हो गया, ये dY का मान हो गया, और ये आपके पास CGS मात्रक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमें विद्युत द्विध्रुव लेना है और उसके कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे टॉपिक को, डेरिवेशन को सोल्व करते समय सबसे पहले डेरिवेशन को ही एक बार जो टॉपिक है उसी को देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले लिखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी मेरी वजह से कोई घटना होगी तो मुझे रहना पड़ेगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए ये A पॉइंट हो गया मेरा, ये मेरा B पॉइंट हो गया, इस पर -q आवेश है और इस पर +q आवेश है। ये दोनों को मिला दिया गया, ये दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2a है। कितनी दूरी है, 2a है। ये इसका मध्य बिंदु हो गया O, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a, और ये कितनी हो जाएगी, a, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है, 2a। तो वो कितने में बढ़ गई, a में बढ़ गई। तो देखिए टॉपिक के हिसाब से सबसे पहले हमने क्या ले लिया, विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी विद्युत द्विध्रुव ले लिया।
अक्ष के, अब हमें क्या लेनी चाहिए, अक्ष। तो अक्ष क्या होती है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी ये वाली जो रेखा है ये लेंगे, थोड़ी और बढ़ा लेंगे। तो मैंने ये और अक्ष को थोड़ा और बढ़ा लिया, कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या होंगे, किसी बिंदु पर यानी अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे। मान लीजिए मैंने यहां पर कोई बिंदु ले लिया P, इस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर हमें क्या रखना पड़ता है, परीक्षण आवेश। क्या रखना पड़ता है, परीक्षण आवेश रखना पड़ता है। ये हमारा हो गया परीक्षण आवेश, और यहां पर हमें क्या निकालनी है, तीव्रता। यानी कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हमें क्या निकालनी है, तीव्रता, E वेक्टर। यहां के इसके मध्य बिंदु से मैं इस P बिंदु की जो दूरी है वो कितनी मान लेता हूं, R मान लेता हूं। कितनी मान लेता हूं स्टूडेंट्स, R दूरी मान लेता हूं। तो देखिए, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार -q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालनी पड़ेगी, और फिर +q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालनी पड़ेगी, और दोनों तीव्रताओं को क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, -q आवेश के कारण P पर तीव्रता, -q आवेश के कारण P पर तीव्रता। तो देखिए, मैंने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण जब भी आपको तीव्रता निकालनी हो तो आप क्या कीजिए, फॉर्मूला लीजिए E बराबर KQ/R²। तो देखिए क्या फॉर्मूला हो गया, E बराबर में KQ/R²। तो हम क्या करेंगे, E बराबर में K का क्या ले लेंगे, K ले लेंगे, K का क्या लेंगे, K लेंगे, और आवेश क्या लेंगे, जिसकी वजह से तीव्रता निकाल रहे हैं। तो कौन से की वजह से निकाल रहे हैं, -q की वजह से। तो हम क्या करेंगे, K और फिर -q लेंगे, ये -q ले लिया। अब हमें चाहिए बीच की दूरी। तो किस किस के बीच की दूरी चाहिए हमें -q और बिंदु P के बीच की दूरी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी मैं हाथ रख रहा हूं, ये वाली दूरी कितनी है, a, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, r। तो r प्लस क्या हो जाएगा, a। तो मैंने लिखा r प्लस a, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चूंकि तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो मुझे इस पर वेक्टर लगाना पड़ेगा, और यहां पर मैं एक एकांक सदिश लगा दूंगा। तो मैं एकांक सदिश के रूप में यहां पे काम ले रहा हूं P वेक्टर, सॉरी P कैप, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये मेरी हो गई समीकरण 1। अब देखिए, -q के कारण, -q आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी। -q आवेश के कारण मैंने आपको बताया है, जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके लिए बल रेखाएं कहां आती है, अंदर की ओर आती है। यानी -q आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता आएगी वो कहां पर आएगी, अंदर की ओर। चूंकि ये -q आवेश के कारण तीव्रता है, मैं इसको क्या मान रहा हूं, E1। क्या मान रहा हूं, तो मैं इसे भी नाम क्या दे दूंगा, E1 दे दूंगा। और मैं यहां दिशा भी लिख सकता हूं, कहां से कहां, P से B की ओर या P से A की ओर, P से B की ओर। तो हमने क्या किया, -q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकाल ली। अब हमें क्या करना चाहिए, +q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालनी चाहिए। तो +q आवेश के कारण ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे। क्या करेंगे, अतः +q आवेश के कारण P पर तीव्रता, ठीक वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, E
बराबर में k का क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और आवेश अब की बार कौन सा आएगा, प्लस q, तो q लिखेंगे नीचे। अब हमें दूरी चाहिए किस किस के बीच की, इसके और इसके बीच की दूरी। देखिए स्टूडेंट्स, हमें इतनी दूरी चाहिए, जबकि ये जो दूरी है ये कितनी है, r। तो r में से अगर हम a घटा देंगे, इस r में से अगर ये a घटा देंगे तो ये दूरी कितनी बच जाएगी, r माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि यह स्क्वायर है। तो ये समीकरण कितनी हो गई। अच्छा, अब ये सदिश राशि है तो इस पर वेक्टर लगा देंगे, और ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी क्या लगा देंगे, पी कैप एकांश सदिश लगा देंगे जो दिशा दर्शाएगा। तो ये समीकरण मेरी कितनी हो गई, 2। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की दिशा इधर थी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगी वो बताइए। तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कहां जाता है, बाहर की ओर। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये कहा जाएगा बाहर की ओर, तो हम इसे क्या दर्शाएंगे, यहां बाहर की ओर दर्शाएंगे और इसे नाम दे देंगे E2 वेक्टर। तो यहां लिख देंगे E2। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश की वजह से तीव्रता निकाल ली। अब इन दोनों के कारण तीव्रता को अगर हम जोड़ देंगे, पर इनका जो सदिश योगफल कर देंगे, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए अतः P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या करेंगे, E वेक्टर बराबर में E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। समीकरण कितनी हो गई, 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में किस किस का मान रख देंगे, समीकरण 1 और 2 का। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का मान रखेंगे। तो स्टूडेंट समीकरण 1 और 2 में मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, E वेक्टर बराबर में E1 वेक्टर का मान क्या है मेरे पास, देखो E1 वेक्टर का मान मेरे पास क्या है, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर पी कैप प्लस, इसी प्रकार हम यहां पर किसका मान रखेंगे, E2 का मान रखेंगे। तो E2 का मान क्या है स्टूडेंट्स, के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और पी कैप। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऋणात्मक मान है और ये कैसा है, धनात्मक मान है। तो ये इधर ये यहां पर लिखेंगे और इसको यहां ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर में, देखिए के क्यू ये लिख रहा हूं यहां पे, आर माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, पी कैप माइनस, क्योंकि ये प्लस का यहां पर आ गया, अब ये माइनस यहां पर लूंगा तो क्या लूंगा, के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और यहां पर पी कैप। अब देखिए आसानी से आप देख पा रहे हैं इसमें क्या कॉमन आ सकता है, के क्यू और पी कैप। तो देखिए क्या लिखूंगा, ई वेक्टर बराबर में के क्यू कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पर क्या बचा, 1 बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये मैंने कर दिया। और यहां पर मैंने पी कैप ले लिया, यहां पर मैंने क्या ले लिया, पी कैप ले लिया। अब देखिए ये हमारे पास हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर में, देखिए के क्यू, यहां मैं लिखूंगा के क्यू, ये मैंने नीचे ले आया,
तो इन दोनों में से मैं क्या कर लूं, लघुत्तम ले लूं। तो कैसे क्या आ जाएगा, दोनों ले लेंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पी कैप है तो पी कैप ले लेंगे। देखिए ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग इस लघुत्तम में देंगे तो माइनस से माइनस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस वाला बचेगा, और प्लस वाले को एक से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आ रहा है, माइनस। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये जो है इसका भाग लघुत्तम में देंगे तो प्लस से प्लस वाला कट जाएगा, कौन सा बचेगा, माइनस वाला बचेगा, और माइनस वाले को किससे गुणा करेंगे, एक से, तो वो क्या आएगा हमारे पास, r माइनस ए का स्क्वायर, यहां पर होल स्क्वायर आएगा। अब देखिए E वेक्टर बराबर में के क्यू, एज इट इज ले लिया मैंने, यहां पर मैं लूंगा। अब देखिए आप पी कैप का पी कैप ले लिया, इस लघुत्तम को एज इट इज लिखूंगा मैं, क्या है देखिए, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये मेरे पास हो गए। अब देखिए ऊपर यहां दोनों देखेंगे तो यहां पर मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस वाले में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए पहले मैं इसको खोलूंगा, आसान सा तरीका है, कैसे बोलेंगे, पहले का स्क्वायर कर दिया हमने, फिर दूसरे का स्क्वायर कर दिया, फिर 2 गुणा पहला और दूसरा, पहला r हो गया, दूसरा a हो गया। अब क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, यहां पर किसका चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। अब इसको खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, पहले का स्क्वायर फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर और माइनस 2 गुणा पहला और दूसरा, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या करेंगे, ये जो माइनस है ये इसमें अंदर गुणा होगा, तो जो माइनस की संख्या है वो प्लस में आ जाएगी, प्लस की है वो माइनस में आ जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे, ई वेक्टर बराबर में के क्यू, ये जो नीचे लघुत्तम है ये वाला, इनको मैं एक लिख लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा इनको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले को देखता हूं मैं, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ra, मतलब मैंने ये जो था इसको एज इट इज यहां पर लिख दिया। अब क्या करूंगा, ये अंदर जाएगा तो r किस में हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस का है तो यह कहां पर है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2ra। अब देखो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये ए स्क्वायर प्लस का और ये ए स्क्वायर किसका, माइनस का, तो 2ra कितना हो गया, 4ra। तो मैं किसे क्या लिखूंगा, ई वेक्टर बराबर में के क्यू 4ra बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पी कैप यहां पे था तो यहां पे भी पी कैप लिख देंगे और यहां पर भी क्या लिख देंगे, पी कैप लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम जो हमारे पास था ऊपर, उस डायग्राम में देख सकते हैं, देखो विद्युत द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं उनके जो बीच की दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो बहुत अल्प होती है, लेकिन ये मध्य बिंदु से और यहां तक की ये जो दूरी है ये कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि r की तुलना में a बहुत छोटा है, तो क्या कहेंगे, माना r बड़ा है किससे, a से, तो इसलिए r स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा किससे, a स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
हमने क्या मान लिया कि r बड़ा है a से, तो r स्क्वायर और भी बड़ा है किससे, a स्क्वायर से। तो अतः a स्क्वायर को नगण्य लेने पर, अब देखिए यहां पर मेरे पास ये जो डेरिवेशन है, ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिखूंगा E वेक्टर बराबर में KQ, आगे ये जो 4 है मैं इसको कुछ फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, इसलिए 2 गुणा 2 लिखना चाहता हूं। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 2 गुणा 2 यानी 4 हो गए, और आगे क्या है RA बटा, अब देखो यहां r स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को नगण्य मान ले तो छोड़ देंगे, इसको यहां रखेंगे, तो ये क्या हुआ r स्क्वायर, और बाहर यहां पर स्क्वायर है। अब कई बच्चे क्या होता है यहां पर कंफ्यूज होंगे कि सर आपने नीचे वाला तो छोड़ दिया, ऊपर वाला एक क्यों नहीं छोड़ा। तो देखो स्टूडेंट्स, जोड़ और घटा के लिए जो मान्य राशि है वो नगण्य ली जा सकती है, छोटे मान हो सकते हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन गुणा के लिए वो मान बड़ा हो सकता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो मैं क्या किस तरीके से लिखूंगा, देखिए E वेक्टर बराबर में K, फिर ये 2, फिर ये Q, फिर मैं क्या लिख रहा हूं 2A या RA, यानी मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। और नीचे मेरे पास क्या है, स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीपल करोगे तो 2 दूनी कितनी हो जाएगी 4। यहां पर कौन सा फॉर्मूला गया, x की पावर m और m की पावर n, यानी पावर क्या हो जाएगी गुणा x की पावर m और n। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, यहां पर कितना लिखेंगे r की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये एलईडी चल रहा है, तो ये p जो कैप है तो p कैप का p कैप ले लिया। अब देखो यहां r है, तो r से कटेगा तो r की पावर कितनी बचेंगी 3। तुम्हारे को एक चीज और पता है, क्या पता है कि p वेक्टर बराबर में होता है Q2A द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए आप ये मान आप देखिए, ये आपको दिख रहा है Q2A, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं p वेक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा E वेक्टर बराबर में 2K, और इन दोनों की जगह क्या लिखूंगा मैं P वेक्टर बटा RQ और P कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गई, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। और इस फॉर्मूला से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो तीव्रता है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसमें भी इसी प्रकार से अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ये तीव्रता आ जाएगा, ये दूरी आ जाएगा, और दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इनको सोल्व करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए, डायरेक्ट संपर्क कीजिए, जो भी आपको सुविधा लगती है। फिर भी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।